नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम सभी लोग अध्ययन कर रहे थे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि। तो संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। व्यंजन संधि में हम कौन सी संधि पढ़ा रहे थे? तो व्यंजन संधि में हम आज जो है चर्त संधि का अध्ययन करेंगे। चर्त संधि हम आज पढ़ाएंगे। तो चर्त संधि, आइए चलते हैं हम बाबूराम सक्सेना में चर्त संधि की परिभाषा क्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्त संधि का जो है सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र है खरिचा। चर्त संधि का सूत्र है खरिचा। खरिचा, तो खरिचा क्या कहता है? खरिचा आइए हम देखते हैं। खरिचा जो है व्याकरण प्रवेशिका में इसकी परिभाषा लिखी हुई है खरिचा की कि झल झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन यमगाड़ाना तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात का खा चा छा टा ठा ता था पा फा में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत्क्रीड़ा सुहित क्रीड़त वाक वाग रामात रामाद। तो ये परिभाषा खरिचा सूत्र की परिभाषा बाबूराम सक्सेना द्वारा जो किताब हमारी है टीजीटी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिखा है। तो आइए इसको हम और सरल भाषा में समझा के बताते हैं कि खरिचा सूत्र हमारा क्या कहता है। तो खरिचा में हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें आया है झल, झल वर्ण इसमें आया है झल। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं खरिचा का। खरिचा सूत्र हमारा कहता है झल। झल क्या है साथियों? एक प्रत्याहार है। कह रहा है झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार के बाद क्या आए? यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए, यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल के स्थान पर, झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर आदेश हो जाता है। यही हमारा ये खरिचा सूत्र कह रहा है। दो लाइन की इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन जो हमारी किताब व्याकरण प्रवेशिका में दिया है साथियों, थोड़ा सा कठिन और विस्तृत में बाबूराम सक्सेना ने दिया है, जिसका बस इतना सा ही मतलब है। तो आप यहाँ हम जो परिभाषा लिखा रहे हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताएंगे, जो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। और यहाँ जो लिखा है अंतस्थ वर्ण और अनुनासिक वर्ण को छोड़कर, इसका मतलब ये है कि पहले हम देख लेते हैं झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो झल प्रत्याहार में साथियों हमारा हर वर्ग का पहला वर्ण आता है, दूसरा आता है, तीसरा वर्ण आता है और चौथा वर्ण आता है। हर वर्ग का झल के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हमने पहले भी बता दिया है। वर्ग का मतलब होता है जो व्यंजन वर्ण हमारे हैं उस व्यंजन वर्ण में का वर्ग का मतलब है का के अंतर्गत पांचों वर्ण, यानी का खा गा घा अंगा। चा वर्ग कहने से चा के पांचों वर्ण आ जाते हैं, चा छा जा झा या। टा वर्ग कह देने से टा वर्ग के पांचों वर्ण आ जाते हैं, टा ठा डा ढा डा, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इनको कहने से हमें व्यंजन वर्णों के जो 25 वर्ण हैं जिनका प्रयत्न जो है स्पृष्ट होता है, ये स्पृष्ट जो 25 वर्ण हैं हमारे, इन्हीं को कवर्ग कहा जाता है, चवर्ग कहा जाता है, टवर्ग कहा जाता है, तवर्ग कहा जाता है। तो
ये जो झल में है हर वर्ग का, अब वर्ग आप लोग के समझ में आ गया होगा, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। वर्ग का मतलब है हर वर्ग के जो वर्ण है, का वर्ग के वर्ण, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग का, कोई भी वर्ण हो या पांचों वर्ण हो, जो भी वर्ण हो, तो हर वर्ग का, यानी जो हमारे का वर्ग हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। कितने हैं? पांचों वर्ग में 5 5 अक्षर, का, खा, गा, घा, गा इसमें हो जाएगा, इसमें चा, छा, जा, झा, या, इसमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इसमें ता, था, दा, धा, ना, इसमें पा, फा, बा, भा और मा। ये जो है ये वर्ग कहलाते हैं। एक का, खा, गा, घा, गा का वर्ग का वर्ण है। चाछा, जा, झा, या टा वर्ग का वर्ण है। ताथा, दाधा, ना, ताथा, दाधा, ड़ा जो है, टाठा, डाढ़ा, ड़ा ये टा वर्ग का वर्ण है। और ताथा, दाधा, ना त वर्ग का है। और पाफा, बाभमा ये पा वर्ग का वर्ण, यानी इन्हीं को वर्ग कहा जाता है कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो झल प्रत्याहार में हमारा हर वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, हर वर्ग का, यानी का वर्ग का पहला वर्ण आएगा, चा वर्ग का पहला आएगा, टा वर्ग का पहला वर्ण, ता वर्ग का पहला वर्ण और पा वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। हर वर्ग का पहला आएगा और हर वर्ग का दूसरा वर्ण भी आ जाएगा, हर वर्ग का दूसरा वर्ण, फिर हर वर्ग का तीसरा वर्ण भी आएगा, फिर हर वर्ग का चौथा वर्ण। हर वर्ग का चौथा वर्ण हमारा किस में आ गया? झल में आ गया। तो छूटा कौन? पांचवा वर्ग। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, ङा छूट गया, या छूट गया, ड़ा छूट गया, ना छूट गया और मा। या, मा, ङ, ड़ा, ना, ये हमारा जो अनुनासिक वर्ण है, ये अनुनासिक वर्ण किस में नहीं आएगा? झल में नहीं आएगा। अनुनासिक वर्ण किस में नहीं आएगा साथियों? झल में नहीं आएगा। और कह रहे अंतस्थ वर्ण को छोड़कर। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? या, वा, रा और ला। या, वा, रा, ला ये साथियों हमारे कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। तो झल में हमारे हर वर्ग का जो ये पांचवा वर्ण अनुनासिक जिसको कहा जाता है, ये अनुनासिक व्यंजन वर्ण नहीं आएंगे और अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। बाकी हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाएगा। यानी का से लेकर के भा तक के जितने अक्षर हैं सब किस प्रत्याहार में आते हैं साथियों? झल प्रत्याहार में आते हैं। यानी जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में झभय के झा से लेकर के कहाँ तक जाएगा साथियों? स, 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 र, हा, हल के ला तक। झभय के झा से लेकर के हल के ला तक के जितने वर्ण हैं, जितने बीच के वर्ण हैं, सब हमारे झल में आ जाएंगे। और वो जितने वर्ण झल में आएंगे साथियों, वे सभी वर्ण हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है। जैसे झभय, झ, भा, घ, ढ, ध, ज, प, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, स, 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 र, स, स, स और ह। ये हमारे किस में आ जाते हैं? झल प्रत्याहार में। यानी हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आ जाएगा और जो है क्या आ जाएगा? तीनों सा आ जाएंगे। स, स, सा, तीनों सा हमारे किस प्रत्याहार में आ जाते हैं? झल में आते हैं। केवल कौन कौन सा वर्ण नहीं आता है साथियों? हर वर्ग का पांचवा वर्ण जिसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहा जाता है वो नहीं आता है झल में। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण या वाराला झल प्रत्याहार में नहीं आता है। यही बाबूराम सक्सेना में लिखा है। तो ये इतने वर्ण जो हमारे मंगणनम का पांचवा वर्ण और अंतस्थ या वाराला, ये 5 ये जो वर्ण हैं ये नहीं आते हैं झल में। बाकी सारे व्यंजन वर्ण हमारे झल में आ जाते हैं। तो वही कह रहा है झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो। अब हम देख लेते हैं खर में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो खर में ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व, च, ट, त, क, प, स, 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 र, यानी सससर के रा तक के जितने वर्ण हैं हमारे सब खर में आएंगे। यानी हर वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आएगा खर प्रत्याहार में साथियों? तो खर प्रत्याहार में हमारा हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा आ जाएंगे।
खर में कौन कौन से आ जाएंगे साथियों? खर प्रत्याहार में हमारा हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो खा, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, वा छोड़ देंगे, का, पा या छोड़ेंगे, शा, फिर क्या है शा, श, श, तीनों सा और सर के, बस इतना। यानी हर वर्ग का हमारा कौन कौन सा वर्ण आ गया? दूसरा वर्ण है, ये देखिए, का, खा, पा, फा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, ये हर वर्ग का कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है। और चा, टा, ता, का, पा हर वर्ग का पहला वर्ण है। यानी हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों सा हमारे किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? खर के अंतर्गत आएंगे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत साथियों हमारा हर वर्ग का दूसरा वर्ण और पहला वर्ण आता है और तीनों सा आते हैं। इतना आ गया होगा आपके समझ में। तो यही इस परिभाषा में बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है वही परिभाषा इसमें लिखी गई है। तो इसको हम सरल शब्दों में बता रहे हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि झल प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों सा हमारे किस में आ जाते हैं? सा, सा, ये तीनों सा हमारे किस में आ जाते हैं? और हा झल में आते हैं। और खर में हमारा पहला आ जाएगा, दूसरा वर्ण आ जाएगा और तीनों सा हमारे इसमें भी आ जाएंगे। तीनों सा हमारे खर में भी आएंगे। तो यही दिया है, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब हम चर को पहले देख लेते हैं। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है। चर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? हर वर्ग का पहला वर्ण, च, ट, त, व, का, पा, सा, सा। यानी हर वर्ग का चर में हर वर्ग का पहला वर्ण आएगा और क्या आएंगे? तीनों सा इसमें भी आ जाएंगे। तीनों सा इसमें भी आएंगे। यानी चर में हर वर्ग का पहला वर्ण आएगा, खर में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा और झल में हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएंगे। तीनों सा और हा झल में आएंगे। खर प्रत्याहार में साथियों हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा आता है। और चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है। हर वर्ग का पहला वर्ण। जब हम माहेश्वर सूत्र में ये देखेंगे कि चा हमें किस सूत्र में मिल रहा है, तो खप छठत चटतो, खप छठत चटतो में एक सूत्र हमारा खप छठत चटतो है, उसमें चा मिल रहा है। तो उस चा से लेकर के सससर यानी इस रा तक, यानी सससर सूत्र जो हमारा है वहाँ तक जाएगा। तो चा से लेकर के सससर के बीच के जो वर्ण है हर वर्ग का पहला वर्ण ही आता है और तीनों सा आता है। तो चर में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है, खर में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, झल में हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। इतना आ गया होगा समझ में। अब हम इसको उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। तो ये हमारा खरीचा सूत्र कह रहा है, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा खरीचा सूत्र हमारा क्या कह रहा है। झल प्रत्याहार को हमने बता दिया कौन कौन से वर्ण आएंगे, खर प्रत्याहार भी हमने समझा दिया कि खर में कितने वर्ण आते हैं, और चर में भी बता दिया कि हर वर्ग का पहला वर्ण चर प्रत्याहार में आता है। तो झल प्रत्याहार का अगर कोई भी वर्ण आए और उसके बाद तुरंत खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए साथियों, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। तो इसको हम पहले उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि कैसे हो जाता है। तो जैसे हमारा बाबूराम सक्सेना में उदाहरण दिया है साथियों, जैसे उदाहरण है इसका,
खरिचा सूत्र का। इस सूत्र का हम जो है चर्चा अगले जो उदा आस्था स्तंभु सूत्र समझा रहे थे तो उसमें भी कर चुके हैं इस सूत्र की चर्चा। तो आइए हम इस सूत्र को फिर आगे, हमारा ये सूत्र है ही तो इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। तो खरिचा सूत्र में जो इसका उदाहरण है वो है उद्धन क्रीड़ा। उद्धन क्रीड़ा, उद्धन क्रीड़ा में ये जो दा है, दा हमारा और क्रीड़ा का का। अब हम उद्धन क्रीड़ा में देखेंगे ये दा हमारा किस प्रत्याहार में आता है। तो ये दा हमारा किस वर्ग का वर्ण है दा। तो ये दा हमारा साथियों हर वर्ग का कौन सा वर्ण है, ता वर्ग का कौन सा वर्ण है। ये ता वर्ग का हमारा तीसरा वर्ण है। ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे ता वर्ग के वर्ण हैं। तो ये दा हम सबसे पहले देखेंगे, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा है। और हर वर्ग का तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और चौथा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत हमने अभी समझाया है, झल के अंतर्गत। हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, झल में आते हैं। तो ये दा हमारा किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया साथियों, झल के अंतर्गत आ गया, ये झल के अंतर्गत आ गया। और ये का हमारा किस प्रत्याहार के अंतर्गत आया, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आया। क्योंकि खर प्रत्याहार में हमने अभी बताया है हर वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरा वर्ण आता है किस प्रत्याहार में, खर प्रत्याहार में। तो यहाँ का आया है तो वर्ग का पहला वर्ण है जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इस सूत्र के अनुसार झल प्रत्याहार का अगर वर्ण हो उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो खरिचा सूत्र से, खरिचा सूत्र हमारा क्या कहता है कि खरिचा सूत्र से इस झल के स्थान पर, यानी इस जो झल वर्ण हमारा दा है, इस झल वर्ण दा के स्थान पर चर आदेश, यानी इसी वर्ग का पहला वर्ण। चर प्रत्याहार में हमने अभी बताया है हर वर्ग का पहला वर्ण जो होता है साथियों वो चर के अंतर्गत आता है। तो जब ये दा हमारा झल का है, का हमारा खर प्रत्याहार का है, तो कह रहा है सूत्र तो झल प्रत्याहार के, यानी झल के स्थान पर, झल के स्थान पर क्या हो जाता है, झल के स्थान पर चर आदेश। तो ये दा हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण है साथियों, तो इसी दा के स्थान पे चर आदेश हो जाएगा। तो चर आदेश में कौन सा वर्ण होगा, यानी ये जो दा झल का है तो इसी दा वर्ग का, दा जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो ये दा हमारा ता वर्ग का वर्ण है, तो ता वर्ग का ये तीसरा वर्ण दा है, तो इसी वर्ग का पहला वर्ण हमारा क्या है, ता है। तो इस दा के स्थान पर साथियों क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। किस सूत्र से, खरिचा सूत्र से। जब इस दा के स्थान पर ता हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, उ ता हो गया, धन क्रीड़ा, क्या हुआ, उत्कीर्णा। जब हम इनको संधि कर देंगे, ऊ हो गया, ये ता के नीचे हलंत है तो आधा ता लिख देंगे, क्रीड़ा जोड़ देंगे, तो हमारा शब्द क्या बन गया, उत्कीर्णा। उत्कीर्णा में कौन सी संधि है, चर्त संधि है। किस सूत्र से उत्कीर्णा की सिद्धि हुई साथियों, खरिचा सूत्र से सिद्धि हुई। तो आपके समझ में आ गया होगा, जो बाबूराम सक्सेना में इतना लंबा चौड़ा उदाहरण दिया है उसको हमने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा जो है उत्कीर्णा कैसे सिद्ध हुआ, यानी उत्कीर्णा में जब झल का ये सूत्र कह ही रहा है कि झल प्रत्याहार का वर्ण हो उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का अगर वर्ण आ जाता है तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। तो दा हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण आया है, का खर के आया है, तो खरिचा सूत्र के नियम से इस दा के स्थान पर जब चर आदेश ता हुआ तो हमारा शब्द क्या बन गया, उत्कीर्णा बन गया। इसी तरह से इस सूत्र में एक उदाहरण और है, दूसरा हमारा उदाहरण क्या दिया है, सुहृद
सुहृद धन क्रीडति, क्रीडति दिया है। सुहृद धन क्रीडति दूसरा उदाहरण दिया है, सेम यही नियम लगेगा। अब सुहृद में क्या है, लास्ट वर्ड दा है, क्रीडति में क्या है, का है। तो ये दा किसके अंतर्गत आया, झल के अंतर्गत आया, क्योंकि ये वर्ग का तीसरा वर्ण है जो झल के प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। का किस प्रत्याहार के अंतर्गत आया, खर के अंतर्गत आया, क्योंकि ये जो का है खर प्रत्याहार में आएगा। खर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरा वर्ण आता है, तो क्रीडत यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है जो खर के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ साथियों खरिचा सूत्र का जब हम नियम लगाएंगे तो खरिचा सूत्र से इस दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर आदेश ता हो जाएगा। कौन सा आदेश, चर आदेश ता हो गया। जब ता हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, सुहृद, सुहृद, सॉरी सुहृद नहीं होगा, सुहृद दा के स्थान पर ता हो जाएगा, तो सुहृद हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा, सुहृद धन क्रीडति, सुहृद धन क्रीडति में जब हम संधि करेंगे साथियों तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सु ह्री आधा ता हो जाएगा, क्रीडति शब्द जोड़ देंगे। सुहित क्रीडति हमारा बन गया, क्या बन गया, सुहित क्रीडति, सुहित क्रीडति शब्द बना। क्या बना हमारा, सुहित क्रीडति शब्द बना। किस सूत्र से, झल खरिचा सूत्र से बना। तो ये जो उदाहरण इसमें दिया है सुहित क्रीडति उत्क्रीड़ा, तो उत्क्रीड़ा और सुहित क्रीडत की सिद्धि ऐसे ही होगी। ये सूत्र ही कह रहा, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो झल के स्थान पे चर आदेश हो जाता है। उदक्रीड़ा जैसे उदाहरण में आया है, तो उदक्रीड़ा में उद का जो दा है वो झल का वर्ण है, क्रीड़ा का वो खर के अंतर्गत आता है, इसलिए खरिचा सूत्र से इस झल के स्थान पे चर आदेश ता हुआ तो शब्द हमारा बन गया उत्क्रीड़ा। उसी तरह से सुहित धन क्रीडत में जो दा है वो भी झल का है, का है ये भी खर का है। तो खरिचा सूत्र का जब नियम लगा तो झल के स्थान पे चर आदेश ता हो गया, तो हमारा शब्द बन गया सुहित धन क्रीडत, सुहित क्रीडति शब्द हमारा बना। इसी तरह से जितने उदाहरण और जैसे छेदतुम, भेदतुम, इनमें भी खरिचा सूत्र का ही नियम लगेगा। जैसे हम समझा रहे हैं छेदतुम में कैसे होगा, छेद धन तुम, जैसे उदाहरण हमारा है छेद तुम की सिद्धि कैसे होगी, जैसे छेद धन तुम, छेद धन तुम में ये दा जो हमारा क्या है, ये झल का है, और तुम का जो ता है किसका वर्ण है, खर का है, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण ता है तो खर के अंतर्गत आ गया। ये वर्ग का तीसरा वर्ण दा है जो झल के अंतर्गत आ गया, क्योंकि झल में हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, तो ये तीसरा वर्ण ता वर्ग का है तो झल के अंतर्गत आ गया, और हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण खर के अंतर्गत आता है, तो ये ता खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। तो खरिचा सूत्र से, खरिचा सूत्र से इस दा के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, ता होगा, चर आदेश, यानी झल के स्थान पे चर आदेश जब ता हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, छेत, छेत धन तुम, तुम हो गया। और जब हम इनमें संधि करेंगे तो हो जाएगा छे त तुम, छेतुम शब्द बना। इसी तरह से छेतुम, भेतुम, छेतव्यम, भेतव्यम, जितने भी उदाहरण इस तरह से मिलेंगे वो सब खरिचा सूत्र से ही उनकी सिद्धि होगी, और उनमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी, चर्तु संधि। तो वैसे आपको ये दो उदाहरण जो उत्क्रीड़ा और सुहित क्रीडति है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी सबके सिलेबस में हमारा बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी व्याकरण है उसमें है। तो आप
जो है इस खरीचा के अंतर्गत उत्कीर्णा और सुहित क्रीडत को खूब अच्छे से पढ़ के अच्छे से इसका नियम समझ लेंगे। और जैसे हम इसकी परिभाषा लिखे हैं सेम ऐसे ही परिभाषा लिखिए। बाबूराम सक्सेना के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा कठिन है, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको सरल शब्दों में सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसीलिए हमने पहले समझा के फिर इसकी परिभाषा लिख के फिर इसका उदाहरण दे के समझाया है। तो आप जैसे हम लिखे हैं वैसे अपने नोट्स में इसको ऐसे ही लिख लिया करिए। तो आज के लिए साथियों हम इतना ही। फिर हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमो नमः साथियों, नमः संस्कृताय।